कभी कभी हम कुछ ऐसा सुनिया देख लेते हैं जो हमें मेंटली इल कर देता है। ऐसी चीजें जो इतनी ज्यादा विजुअली डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग होती है कि कई सारे लोग इनसे कभी ऊपर ही नहीं पाते। और आज इस मंगा के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है जिसे पढ़ते वक्त तुम्हें इसमें फील होगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। जो कहानी शुरू होती है इस आदमी से जो शहर के बीचों बीच बिल्कुल नंगा घूम रहा है। किसी को नहीं समझ आता कि यह आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। चलते हुए एक बंदा जिसका नाम है योइची उसे टकराता है। जैसे योइची सामने देखता है ये उस पर खून की उल्टी करता है, जो देख के योइची डर के मारे इसे जोर से धक्का देता है जिससे इस बंदे का सिर जमीन से टकराता है और इसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ऑल्सो इसी धक्का मुक्की में योइची का फोन भी यहीं पे गिर जाता है। उस टाइम बाद पुलिस यहाँ पर आती है और पुलिस के साथ डिटेक्टिव डिवीजन से कुछ मेंबर्स भी यहाँ पर होते हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स मिज़ुगुची और एन को ये केस सौंपा गया है। जिनकी जांच करने पे इन्हें पता लगता है कि ये बंदा एक मैन होल से बाहर निकला है। मैन होल अंडरग्राउंड सीवर्स को कहा जाता है। आगे जगह की ओर अच्छे तलाशी लेने पर इन्हें यहाँ पे योइची का फोन मिलता है, जिसपे केन डायरेक्ट फोन मिला देता है जो जाकर सीधा योइची की गर्लफ्रेंड को लगता है। और हमें पता चलता है कि योइची इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर है। एक्चुअली उस हादसे के बाद योइची सीधा भागकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आता है और वो ये भी रियलाइज नहीं करता है कि उसका फोन वहीं पे गिर गया था। अब योइची अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसके साथ आज क्या कुछ हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कंफर्ट करती है। फिर इसके बाद ये दोनों थोड़ा बहुत फन वगैरह करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ऑटोपसी रूम पे आते हैं जहाँ डॉक्टर इस बंदे का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। डॉक्टर इसकी ऑटोपसी करने ही वाले होते हैं कि तभी इस बंदे की राइट आंख अचानक से खुल जाती है, जो देख के डॉक्टर डर जाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि इसकी आंख में कुछ मूव कर रहा है। डॉक्टर इसकी आंख की जांच करते हैं और वो इसकी आंख से एक लार्ज लार्वा समथिंग कुछ निकालते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ की स्किन में या फिर आंख में कुछ मूव कर रहा है। लाइक सोचने में कितना अजीब फील हो रहा है। अब ऑटोपसी की रिपोर्ट आती है जिसमें इस बंदे की सारी डिटेल्स लिखी होती है। इस बंदे का नाम है होरिकावा, एज 32, अनएम्प्लॉयड, जो करंटली अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। इस चीज को कंफर्म करने के लिए चीफ डिटेक्टिव कोचिरो मिज़ुगुची और इनो को होरिकावा के घर भेजते हैं उसके माँ बाप से मिलने। नाउ यहाँ पे हम योइची को देखते हैं जो कल से कुछ अजीब फील हो रहा है। ऑल्सो उसके फेस पे कुछ अजीब सा मार्क आ चुका है। अब योइची पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पहले कुछ खाने के लिए पूछती है पर योइची मना कर देता है कि उसे भूख नहीं है। तभी सडनली योइची रियलाइज करता है कि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, बट स्टिल उसे अभी भी भूख नहीं लग रही है। दूसरी साइड मिज़ुगुची और इनो होरिकावा के घर पहुंचते हैं जहाँ वो होरिकावा की मदर से मिलते हैं। मिज़ुगुची होरिकावा की मदर को बोलता है कि उन्हें एक बॉडी मिली है जो उनके सन को रिजेंबल करती है। वो उसे कंफर्म करना चाहते हैं, जो सुनते ही होरिकावा की मदर हंसने लगती है। नाउ अब हमें पता लगता है कि होरिकावा अपने पेरेंट्स को एग्जैक्टली कैसे ट्रीट करता था। होरिकावा को एक्चुअली गैम्बलिंग की एडिक्शन थी और जब कभी वो गैम्बलिंग में हार के आता तो वो अपना गुस्सा अपने माँ बाप पर निकालता। जैसे कि वो उनकी पाम की बैक साइड पे सिगरेट रगड़ता, उन्हें एस्टे से मारता और उन्हें पेन से स्टैब करता। डूड ये देख के मुझे बिल्कुल भी इस बंदे के लिए बुरा फील नहीं हो रहा है कि ये मारा गया। ऑल्सो होरिकावा की मदर बोलती है कि एक टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं उसे खुद अपने हाथों से मार दूंगी। अब होरिकावा की मदर बताती है कि उन्होंने होरिकावा को एक हफ्ते पहले एक इंस्टीट्यूट में भेजा था जिसे उसके हस्बैंड के एक फ्रेंड जो कि एक फोटोग्राफर है उसने सजेस्ट किया था कि इस इंस्टीट्यूट में जाने से होरिकावा का जो वायलेंट नेचर है वो क्योर हो जाएगा। मिज़ुगुची होरिकावा की मदर से पूछता है कि इस प्लेस का नाम क्या है या फिर इसकी लोकेशन क्या है, पर होरिकावा की मदर बोलती है कि वो इस प्लेस के बारे में कुछ नहीं जानती है। उन्हें बस एक पर्ची मिली थी जिसके अकॉर्डिंग उन्हें होरिकावा को इस जगह पे लाना था। आई थिंक हो ना हो इस बंदे ने ही होरिकावा की हालत की है। अब मिज़ुगुची और इनो पहले इस प्लेस पे जाने का डिसाइड करते हैं, पर तभी मिज़ुगुची को ऑफिस से कॉल आता है। जे सुनते ही वो तुरंत इनो को लेके सीधा ऑफिस जाता है। मिज़ुगुची इनो से बोलता है कि क्या वो फिलेरिया के बारे में जानती है। प्रोबेबली ये जो बंदा भी मरा है ये होरिकावा वो इसी पैरासाइट की वजह से मरा है। होरिकावा की मौत ब्रेन डैमेज के कारण हुई है और इस ब्रेन डैमेज के पीछे इसी पैरासाइट का हाथ है। वही लार्वा जिसे डॉक्टर ने होरिकावा की आंख से निकाला था। लाइक ब्रो दिस इज सम सीरियस शिट। अब ये दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं जहाँ योइची ऑलरेडी होता है, तो मिज़ुगुची इनो को इसकी टेक केयर करने को बोल के खुद अंदर ऑटो से भी रूम में चला जाता है जहाँ एक डॉक्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि इनो योइची से पूछताछ करती है। इनो सबसे पहले इसका नाम और उसका ऑक्यूपेशन पूछती है। वो बोलता है कि मेरा नाम मिया योइची है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। फिर इनो योइची से कल के बारे में पूछती है कि कल वाले आदमी के बारे में कुछ बताओ। योइची बोलता है कि सबसे पहले वो बंदा फुली नेकेड था और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। योइची बताता है कि वो मामा बोलने की कोशिश कर रहा था। अब इनो योइची को कुछ और याद उससे पूछती है और इस मोमेंट पे हम योइची को थोड़ा वियर्ड एक्ट करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि योइची के फेस पे जो मार्क है वो बढ़कर उसकी आंख तक पहुंच गया है। योइची काफी याद करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि वो इस आदमी से मेल लिखते हुए टकराता है और ये चीज बताते हुए सडनली योइची को याद आता है कि उसने अपना फोन कहीं गिरा दिया है। नोई योइची को बोलती है कि उसका फोन उनके एक एम्प्लॉय के पास है और इस इंटरोगेशन खत्म होने के बाद वो उसे उसका फोन वापस कर देंगे, तो योइची आराम से जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो उन्हें बता दे। अब अगेन योइची याद करने की कोशिश करता है। वो अपने दिमाग में काफी जोर लगाता है लेकिन तब योइची ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। योइची बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे उसे पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। वो बोलता भी है कि उसे तो इस वक्त अपने घर पर रहकर अपनी रिपोर्ट पूरी करनी चाहिए थी, पर वो यहाँ पे कैसे आया, क्या इनोवे उसे यहाँ लेकर आई। और इतना बोल के योइची यहाँ से जाने लगता है, जो देख के इनोवे कंफ्यूज हो जाती है। अब हम देख सकते हैं कि योइची की हालत काफी खराब हो चुकी है, उसका मार पूरी तरह से उसके फेस और उसकी आंख तक फैल चुका है। अब समहाउ योइची पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है पर उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा होता है और इतने में एक कार योइची को उड़ा देती है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि लाइक दिस इज सम सीरियस शिट, अभी तो रुको, चीजें अभी तो सीरियस होना शुरू होंगी। अब हम ऑटोपसी रूम पे आते हैं जहाँ डॉक्टर मिचुगुची को बता रहे होते हैं कि उन्होंने होरिकावा की बाईं आंख से कुल 4 फिलेरिया एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो कोई आम बात नहीं है क्योंकि ये जो फिलेरिया डिजीज है ये मोस्टली कैट्स और डॉग्स में पाई जाती है, पर ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये किसी इंसान में पाई गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही न्यू स्पीसीज है। आगे डॉक्टर होरिकावा की ब्रेन की MRI रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस फिलेरिया ने कोरोना से रेटिना तक जाकर वहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू टनल बनाते हुए सीधा वेंट्रल थर्मस को इन्वेड किया है। ये ब्रेन का वो पार्ट होता है जो बेसिक ह्यूमन डिजायर्स को रेगुलेट करता है, बट ये टिश्यूज होरिकावा की ब्रेन से लार्जली गायब थे। और इन टिश्यूज के गायब होने से मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर क्या होता है। सबसे पहले बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर नर्वस सिस्टम डिस्परेट होता है जो शरीर के बाकी चीजों को इफेक्ट करता है, जैसे कि भूख ना लगना, बॉडी का इम्बैलेंस होना, लिबिडो। इन शॉर्ट ये पैरासाइट ह्यूमन से उनके डिजायर्स छीन लेता है। अरे रुको रुको, अभी तो चीजें क्रेजी होना बाकी है। मिचुगुची बोलता है कि क्या ये फिलेरिया ट्रांसमिसेबल है और हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा बोलता है कि इंडीड इट इज ट्रांसमिसेबल। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके ब्लड में काउंटलेस स्मॉल वर्म्स कॉल्ड माइक्रोफिलेरिया प्रोड्यूस होते हैं और ये स्मॉल वर्म्स फ्लाइज और मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड होते हैं। हाउएवर अभी दिसंबर है तो इन्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर जितने भी फ्लाइज और मॉस्किटोज वगैरह है वो सभी मोस्टली खत्म हो जाते हैं और जो कुछ गिने चुने फ्लाइज और मॉस्किटोज बचती हैं वो नीचे मैनहोल में चली जाती हैं। सो दे आर सेफ एज लॉन्ग एज समवन डोंट टच और इंजेक्ट द ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। एक मिनट, ये दोनों चीज तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे इनोवे आती है मिचुगुची को योइची के बारे में बताने के लिए कि तभी इन्हें बाहर से जोर की आवाज सुनाई देती है। ये सब भागकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि योइची मर चुका है और उसका सिर पूरी तरह से क्रश हो चुका है जिसमें से एक लार्वा निकल रहा है, जो देख के समझ जाते हैं कि चीजें वैसी नहीं है जैसी ये समझ रहे थे। अब हम कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं जहाँ ऑफिसर में बता रहे होते हैं कि उन्हें योइची के ब्लड सैंपल से वही सेम फिलेरिया मिला है जो उन्होंने होरिकावा से रिकवर्ड किया था। साथ ही वो बिलीव करते हैं कि मरने से पहले होरिकावा इन्फेक्टेड था और जब उसने योइची पे खून की उल्टी की थी तो उसके कारण योइची भी इन्फेक्टेड हो गया था। आगे ऑफिसर होरिकावा की हेड की फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जिसमें हम होरिकावा के सिर में काफी सारे स्पॉट्स देख सकते हैं। ऑफिसर बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोरोनास ये स्पॉट्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट के निशान है जो ब्रेन की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को मेजर करता है। फर्दरमोर इन्हें होरिकावा के ब्लड में क्लोरोफॉर्म भी मिला है, तो हो ना हो इन फिलेरिया और इन एक्सपेरिमेंट के पीछे इस इंस्टीट्यूट का हाथ है। तो चीफ मिचुगुची को इंस्टीट्यूट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं और दूसरी तरफ वो एक दूसरे डिटेक्टिव ताकी-सान को बोलते हैं कि वो होरिकावा के फादर और उनसे जुड़े उस फोटोग्राफर को शेक डाउन करे। वहां जाने से पहले डिपार्टमेंट के लोग सभी ऑफिसर्स को कुछ सेफ्टी मेजर्स बताते हैं इन फेलियर से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोलते हैं कि अब से हर एक ऑफिसर जॉब पे जाने से पहले अपने ऊपर बग स्प्रे लगा के जाएंगे और साथ ही सभी ऑफिसर्स को हर दिन एक मेडिसिन लेनी होगी जो फिलेरिया के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है। एंड एट लास्ट जितने भी ऑफिसर इस फिलेरिया केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन सभी का हर दिन ब्लड टेस्ट किया जाएगा ताकि रिस्क फैक्टर जितना हो सके उतना कम रहे। मिचुगुची इंस्टीट्यूट पर पहुंचते हैं पर यहाँ उन्हें खाली मैदान के अलावा और कुछ नहीं दिखता। वो आसपास लोगों से भी पूछते हैं बट स्टिल उन्हें इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। तभी इनोवे को इस मैदान में एक मैनहोल दिखाई देता है जिसकी लीड को पट्टी से बंद किया गया है और ये चीज कोई आम बात नहीं है। ऑल्सो इन्हें यहाँ पे एक क्रोबार भी मिलता है जिससे इनका शक यकीन में बदल जाता है कि इस मैनहोल के नीचे ही वो इंस्टीट्यूट है। जैसे ही वो इस मैनहोल को ओपन करते हैं उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि कोई पहले से ही अंदर उनका इंतजार कर रहा है। नाउ इसी बीच डिटेक्टिव केन होरिकावा के फादर से मिलते हैं पर सरप्राइजिंगली होरिकावा के फादर डिटेक्टिव केन को यहाँ देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होते। वो बोलते हैं कि उन्हें एक्सपेक्टेड था कि पुलिस या फिर डिटेक्टिव में से कोई उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। अब इससे पहले इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ती सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मिचुगुची और इनोवे पे आते हैं जहाँ मिचुगुची इनोवे को मैनहोल के अंदर जाने के लिए बोलते हैं, जो देख के इनोवे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर वो ही अकेले इस मैनहोल में क्यों जाए। और इस पे मिचुगुची बोलता है कि देख पहली बात तो मैं इस मैनहोल में फिट नहीं हो पाऊंगा और सेकंड कि अगर तुम इस मैनहोल के अंदर जाओगी तो मैं तुम्हें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लॉलीपॉप दूंगा। वाह क्या तरीका है बार्गेनिंग करने का। खैर अब इनोवे इसलिए ऐसे तो अंदर जाने नहीं वाली। वो सबसे पहले अपने पूरे शरीर पे बग स्प्रे लगाती है, फिर वो अपने शरीर को फुल्ली सील करती है एंड देन वो इस मैनहोल में जाती है और अंदर जाते ही इनोवे कुछ क्रेजी चीजें देखती है। इनोवे मिचुगुची को बताती है कि अंदर एक ब्लैक चेयर है जिससे बैटरी से अटैच है, साथ ही यहाँ पे एक टेबल और कुछ ट्रेन इक्विपमेंट्स भी रखे हैं। अब इनके अलावा इनोवे को एक फोटो एल्बम भी मिलती है जिसके कवर पे उसी फोटोग्राफर का नाम लिखा होता है जिसने ये सब किया है। अब इनोवे इस जगह की फोटो क्लिक करती है, जैसे वो क्लिक बटन दबाती है हम इनोवे के पीछे कुछ ये देखते हैं। जस्ट लुक एट दिस पैनल।
होटल। अब इनोवे बाहर आती है और वो कुछ लोगों को यहाँ पर देखती है। वो मिज़ुगुची से पूछती है कि ये सब कौन है और मिज़ुगुची बोलता है कि ये सब सिटी वॉटरिटी से हैं और मैंने इन्हें यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए बुलाया है। जो देख के इनोवे पागल हो जाती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर से डिटेक्टिव केन और ओरिकावा के फादर पे आते हैं। जब ओरिकावा के फादर डिटेक्टिव केन को बता रहे होते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। वो बोलते हैं कि आज से ठीक 1 महीने पहले जब वो ऐसे काम ढूंढ रहे थे तो एक बंदा उन्हें अप्रोच करता है जिसका नाम मिज़ुनो मसाकी था। वो अपने आप को एज अ फोटोग्राफर इंट्रोड्यूस करता है पर उसके कपड़े, उसके बात करने के ढंग से पता लग रहा था कि वो किसी सेडी बिजनेस में है। अब पहले तो वो होरिकावा के फादर को लंच ऑफर करता है और लंच करते हुए मसाकी होरिकावा के फादर को मेडिकल साइंस की हिस्ट्री, उसके एवोल्यूशन के बारे में बताता है। वो बोलता है कि अब मेडिकल फैसिलिटी कितनी ज्यादा एडवांस कर चुकी है कि हम ऑलमोस्ट हर तरह की डिजीज को मेडिसिन या फिर सर्जरी के थ्रू क्योर कर सकते हैं। पर आज से काफी साल पहले, ऑलमोस्ट 100 साल पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी थी और किसी भी तरह की सर्जरी, स्पेशली ब्रेन रिलेटेड सर्जरी उस टाइम काफी डिफिकल्ट थी। लेकिन उस टाइम एक स्पेशल सर्जरी को डेवलप किया गया था जो ह्यूमंस की हर एक तरह की सफरिंग को खत्म कर सकती थी। पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस और ह्यूमन साइंस ग्रो करती गई, एट वन पॉइंट उस सर्जरी को डेंजरस बोल के बैन कर दिया गया और आज तक वो सर्जरी बैंड है और मैं उसी सेम सर्जरी को वापस लाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं उस सेम सर्जरी को वापस ला चुका हूँ। आगे ये बंदा बोलता है कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस दुनिया से वीड्स को क्लीन करना है। वीड्स जो खुद ना मर के इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, वीड्स जो छोटे बच्चों को इंटाइस करते हैं और वीड्स जो दिन रात गैम्बलिंग करते हैं और कुछ पैसे के लिए अपने माँ बाप पर हिंसा करते हैं। और फिर ये बंदा अपनी जेब से फिलेरिया निकालता है और बोलता है कि उसे फाइनली इन वीड्स को क्लीन करने का तरीका मिल गया है। ये बोलता है कि ये फिलेरिया उसी सेम तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से वो सर्जरी वर्क करती थी। अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये फिलेरिया ब्रेन में डीप जाकर थैलेमोटिसिस को डिवोर करता है और बेसिक ह्यूमन डिजायर्स को खत्म कर देता है। लाइक डैम ब्रो, लाइक किसने सोचा होगा ऐसा। अब ये सुनने के बाद होरिकावा बोलता है कि क्या इसमें कुछ डेंजर है और ये बोलता है कि नहीं, इसमें मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल 0 है। बट हाँ, कुछ केसेस में ऑटोनोमस एक्टिविटी में डिफिकल्टी आ सकती है। पर जो लोग अपने डिजायर्स को मैनेज कर सकते हैं और डिसिप्लिन के साथ रह सकते हैं, सिर्फ वो लोग इस वोम के साथ रह सकते हैं। अब हम वापस मिज़ुगुची और इनोवे पे आते हैं जहाँ इन्हें भी इस फोटोग्राफर की आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है। इनोवे बोलती है कि अगर ये फोटोग्राफर एक क्रिमिनल है तो वो काफी स्टूपिड है, नहीं क्योंकि उसने ऐसा एविडेंस सीन पे ही छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अपने आप को हमारे सामने रिवील करने की कोशिश कर रहा है और इस पे मिज़ुगुची बोलता है यार दैट्स एग्जैक्टली इट। मिज़ुगुची बोलता है कि ये बस एक वाइल्ड गैस है, बट ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो सबको दिखाना चाहता है कि देखो जो मैंने फिलेरिया फाउंड किया है वो लोगों और दुनिया को बचाने में मदद करेगा। लाइक वो बोल रहा है कम एंड गेट मी। इसलिए उसने अपने आप को ऐसी जगह पर छिपाए रखा जहाँ वो पहले अपनी सर्जरी पूरी कर सके और बाद में वो जगह पूरे जापान में आसानी से पाई जा सके, दी मैन होल। और इसी बीच हम उस आदमी को देखते हैं जो मैन होल में इनोवे के पीछे खड़ा था, वो अब मैन होल से बाहर निकल रहा है। और इसी के साथ मैन होल की फर्स्ट वॉल्यूम यहाँ पे खत्म होती है। देखो इस मांगा में 2 और वॉल्यूम्स बाकी हैं जिसमें कुछ 19 चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं अपने आगे आने वाली मैक्सिमम 2 वीडियोस में कवर कर दूंगा। लेकिन तब तक अगर तुम्हें मांगा खुद से पढ़नी है तो तुम जाकर पढ़ सकते हो एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।